नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है रात का अजीब सफर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाई और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हां, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी शापित गर्लफ्रेंड एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जिसमें दिल को दहलाने वाला डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह घटना आज से 50 साल पहले की है। मेरा नाम अजय यादव है और यह उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। ट्रेन लेट होने की वजह से जब मैं छालदा पहुंचा, उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी। मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन खत्म होने से पहले छालदा पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी, छालदा से नीमा गांव के लिए बस पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी योजना बिगड़ गई थी। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले मेरे पिताजी खुद आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। जब मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है कि वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी के दिन थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से काफी दूर था। मैं इस कंफ्यूजन में आगे बढ़ रहा था कि कोई व्यक्ति मिले जिससे मैं बस स्टैंड का रास्ता पूछ सकूं। ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो पहुंची नहीं थी या उस वक्त नहीं थी। कच्चे रास्ते के किनारे कुत्तों के भौंकने की आवाजों से मैं अंदाजा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की ओर जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुजर एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर के किसी व्यक्ति से बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हों। मैं यही सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल चलने की आवाज सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो खुद ही मुझसे बोला, लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को गौर से देखा। वह सिर से पांव तक कंबल ओढ़े हुए था। अगर मैं कुछ भी ओढ़े ना होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकता था, मगर उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वह करीब 40 से 45 वर्ष का व्यक्ति रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडहर जैसे घर का बाहरी अहाता पार किया। मैं उसके कैरियर पर अपना एयरबैग संभालते हुए आंखें फाड़ फाड़ कर चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल की खड़खड़ की आवाज न जाने कहां तक पहुंच रही थी। मुझे हैरानी भी हो रही थी। अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि बस्ती में ऐसा सन्नाटा हो। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले, जिन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे, उसने चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। यह आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना यह बस आपको नहीं मिलने वाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वजह से आप इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं तो अपने खेत से लौट रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो समझ गया कि आप मुसाफिर हैं। क्या इस इलाके में बिजली नहीं है? बिजली तो है, मगर केवल 3 घंटे के लिए आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहां सब ऐसे ही चलता है बाबू।
लोग यहां जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है और ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंचे ही थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई दे रहा था वह भी गायब हो गया, मगर साइकिल सवार को रास्ता बहुत अच्छी तरह से पता था। वह साइकिल को ऐसी कुशलता से चला रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए एक समान हो। तुम भूत की बात कर रहे थे? मेरे भूत कहने पर वह जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू, वह साइकिल रोककर बोला। मैंने साइकिल से उतरकर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया। मैं हैरानी से चारों तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। कहां है बस? यहां तो कुछ भी नहीं है। मेरा इतना कहना ही था कि बस की आवाज तेजी से मेरे करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलते हुए अपने पास आते देखा। तेज आवाज के साथ वह रुक गई। वह जंग लगी टीन और लोहे की आवाज थी। न बस के अंदर कोई रोशनी थी न उसके बाहर। बस में हेडलाइट तक नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस जमाने की बस थी। उसे देखकर मैंने महसूस किया कि यह बस कम से कम इस सदी की तो नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में अब भी पुरानी मशीनें, पुरानी गाड़ियां और जाने क्या क्या चलता रहता है जिसका दुनिया त्याग कर चुकी होती है। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वह कंडक्टर ही लगता था। बस की तरह उसकी भी केवल परछाई ही दिखाई दे रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरों पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव तक छोड़ देना। मैं बस में चढ़ गया और चुपचाप एक सीट पर जाकर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वह दिखाई नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से किसी को देख पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेके माहौल का जायजा लेने की कोशिश की। बस तेज तेज हिल रही थी, मगर गति बहुत कम थी और शोर बहुत ज्यादा। जिस बस में हेडलाइट तक न हो वह अगर आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा दे तो इसे गनीमत ही समझें। सीट पर बैठे हुए मुझे उन लोगों का ख्याल आया जहां मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वे लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं पहुंचूंगा भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वे लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतजार किया होगा और शायद नाराज होकर लौट गए होंगे। मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में क्या क्या कहा होगा। शायद वे यह सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे मन में दूसरा ख्याल आया कि शायद उन्हें ट्रेन के लेट होने की संभावना पहले से हो और वे अब भी मेरा इंतजार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा ख्याल ही सही हो, वरना इतनी रात में उनका घर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के अंदर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे। लेकिन हैरानी की बात थी कि किसी की आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा शायद कोई बोल भी रहा हो, मगर जंग लगी टीन और लोहे के शोर में मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा हूं। मेरे बगल की सीट भी खाली थी। मैंने गौर से देखा तो पता चला कि आगे और पीछे की सीटों पर भी कोई नहीं था। अचानक मेरे चेहरे पर एक रोशनी पड़ी तो मैं चौंक गया। मेरी 25 साल की जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि किसी बस में कंडक्टर टॉर्च के जरिए काम चला रहा था। टॉर्च के अलावा बस में कहीं भी कोई रोशनी नहीं थी। सब कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं कंडक्टर को बहुत गौर से देखने लगा। मेरे इस तरह देखने पर वह समझ गया कि मैं उसे देख रहा हूं। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, बाबू साहब आप नीमा गांव जाएंगे? तब तक उसने टॉर्च बंद कर दी थी। हां, मुझे एक नीमा गांव का टिकट दे दीजिए। लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और तुरंत अगला सवाल दाग दिया, जिस आदमी के साथ आप आए थे क्या आपने उसकी सूरत देखी थी? नहीं, मैंने उसकी सूरत नहीं देखी क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था, मैंने उस कंडक्टर से कहा। कुछ देर तक वह मेरी बात सुनकर खामोश रहा और मुझे बहुत गौर से देखने लगा। हालांकि अंधेरे में मुझे उसकी सिर्फ छाया ही दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह मुझे देख नहीं बल्कि घूर रहा है। बाबू साहब एक बात कहूं आपसे,
कहो क्या बात है? बाबू साहब, मैंने उसे देखा था। ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने उसे देखा था? हो सकता है तुमने उसे देखा हो क्योंकि तुम्हारे पास टॉर्च थी। लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। हालांकि अंधेरे में मैं उस कंडक्टर की शक्ल नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद कंडक्टर की आवाज मेरे कानों में टकराई। जिस आदमी के चेहरे पर नाक, आंख, मुंह कुछ भी न हो, आप कैसे इतनी दूर तक उसके पीछे साइकिल पर बैठकर आ गए? मैं उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक गया। उसने बात ही कुछ ऐसी उलझन भरी कही थी। मैं अब तक उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। फिर मैंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं बाबू साहब, उस आदमी की गर्दन के ऊपर खोपड़ी थी ही नहीं। बाबू, वहां तो बस मुझे कोड़े जैसी चीज दिखाई दी थी। मैं उसकी बात सुनकर फिर से एकदम चौंक गया। सच तो यह था कि उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी गया था। लेकिन वह इतनी अजीब बात इतनी इत्मीनान भरे लहजे में कह रहा था जैसे कोई मामूली बात हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद इस कंडक्टर ने शराब पी रखी है या फिर यह चरस गांजे के नशे में है। ऐसे इलाकों में जहां पुलिस या कानून का डर लोगों को बस नाम का होता है, वहां ऐसी बातें कोई बड़ी बात नहीं होती। यहां आपको कंडक्टर और ड्राइवर तो छोड़िए, थानेदार से लेकर चौकीदार तक भी नशे में धुत मिल सकते हैं। मैं उस कंडक्टर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी मुझे बस के अंदर किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कंडक्टर की बात पर कोई हंसा हो और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी का गला फंस गया हो। कंडक्टर ने उस हंसी की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा कि कौन उसकी बात पर हंस रहा है। शायद उसे किसी का हंसना अच्छा नहीं लगा था। उसने मुझसे फिर कहा, आगे से इतनी रात को किसी अजनबी के पीछे साइकिल पर बैठने से पहले उसकी सूरत जरूर देख लीजिएगा। मेरी यह सलाह लाखों रुपए की समझिए बाबू साहब। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, मुझे फिर से किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कंडक्टर की बात पर कोई दोबारा हंसा हो। कंडक्टर ने झटके से उस तरफ दोबारा देखा जहां से हंसी की आवाज आई थी। उसने टॉर्च जला दी और उसका रुख उस दिशा में कर दिया जहां से हंसी की आवाज आई थी। मैंने देखा कि टॉर्च की रोशनी मेरी सीट से लौटते हुए एक सवारी के सिर पर पड़ी। मैंने देखा कि उसके कान के नीचे खून की धार बह रही थी। अगले ही पल रोशनी वहां से हट गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों को भ्रम हुआ हो। फिर मुझे लगा कि उस व्यक्ति को बता देना चाहिए कि उसके कान के नीचे खून बह रहा है ताकि वह अपने घाव पर ध्यान दे। अक्सर ऐसा होता है कि घाव तो होता है मगर उसमें दर्द नहीं होता और खून बिना दर्द के ही बहने लगता है। मुझे लगा कि मुझे उसे बताना चाहिए। यही सोचकर मैंने तेज आवाज में उस व्यक्ति से कहा, भाई साहब, आपके कान के नीचे से खून बह रहा है। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरे कानों में उसी व्यक्ति की आवाज टकराई, हाँ, मुझे पता है कि मेरे कान के नीचे खून बह रहा है क्योंकि मेरे सिर में गोली लगी हुई है। कुछ लोगों से मेरा झगड़ा हो गया था और उसी बात पर मुझ पर एक मुकदमा भी चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे गोली मार दी जो अब तक मेरे सिर में फंसी हुई है। इतना कहकर वह व्यक्ति खामोश हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वह व्यक्ति अब जोर से हंसेगा और कहेगा कि उसने मजाक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीन टप्पर का शोर और भी बढ़ गया और जिस तरह से बस चल रही थी उससे लग रहा था कि सड़क की हालत बहुत खराब थी। बस गेंद की तरह उछलती और फिर पटखनी खाती जा रही थी। मेरे शरीर का हर अंग हिल रहा था। सीट पर कीलें निकली हुई थीं और पता नहीं क्या क्या जो मुझे बुरी तरह चुभ रहा था। खिड़की के बाहर घना कोहरा था। कहीं किसी पेड़ की परछाई तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बस किसी सड़क पर नहीं चल रही है बल्कि बीहड़ धरती पर हो और न जाने किस रास्ते से गुजर रही थी। न जाने उसका कोई रास्ता था भी या नहीं। बस के कान फाड़ देने वाले शोर के बावजूद बेहद गहरा सन्नाटा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी दुनिया में सफर कर रहा हूं जिसका मुझसे कोई संबंध ही नहीं है, कोई ऐसी दुनिया जहां मुझे होना ही नहीं चाहिए। हजारों बार मैं कोहरे के बीच से गुजरा हूं, लेकिन बस के बाहर फैला हुआ यह कोहरा कुछ और ही था। उसमें सरगोशियों का एहसास था, एक खौफ था, एक डर था जो अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए था जिनके उजागर होते ही शायद मेरे दिल की धड़कन रुक जाती। मैंने उस सिसकते कोहरे से ध्यान हटाने के लिए बस के अंदर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अब घुटन सी महसूस हो रही थी। कंडक्टर भी लगता था कि किसी सीट पर लेटकर सो गया है।
मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। मैं चाहता था कि बस के टीन टप्पर के अलावा कहीं कोई और आवाज भी सुनाई दे, ऐसी आवाज जो जिंदगी का एहसास दिलाए। मैंने अपनी घड़ी में वक्त जानने की कोशिश की, लेकिन बहुत ध्यान से देखने के बावजूद कुछ नजर नहीं आया। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा यह अनजान सफर घंटों से जारी हो। वक्त का अंदाजा लगाना अब नामुमकिन सा लगने लगा था। अचानक एक चीज ने मुझे चौंका दिया। टॉर्च की रोशनी चमकी। उसकी रोशनी के दायरे में एक इंसान के शरीर का ऊपरी हिस्सा था। मैंने देखा कि उसकी बांह कोहनी के ऊपर से कटी हुई थी और उसका आधा सिर गायब था। उसके जख्म के सुर्ख लोथड़ों पर खून जम चुका था। चीखने वाला शायद वही आदमी था। तभी मुझे कंडक्टर की आवाज सुनाई दी। उसने चीखने वाले को गाली दी थी। टॉर्च बुझ गई और सन्नाटे पर बस के जंग लगे लोहे के शोर का साम्राज्य फिर से कायम हो गया। चीख रुक चुकी थी, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि भीतर की अंधेरी घाटियों में गूंजती रही। मेरा जी चाहा कि मैं बस रुकवाकर नीचे उतर जाऊं। अब मुझे एक डर का एहसास होने लगा था। अजीब तो पहले भी महसूस हो रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। एक अनजाना सा खौफ मेरे ऊपर तारी होने लगा था। मेरे दिल में बार बार यह एहसास हो रहा था कि यह कौन सा वाहन है। यह जो भी वाहन है अजीब है। अजीब यात्री और एक कंडक्टर जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि एक ख्याल आया। न जाने मैं सुरक्षित कहां था, बस के अंदर या बाहर, कोहरे से भरे वीराने में। न जाने उस कोहरे की परतों में कौन सी मुसीबत लकड़बग्घे की तरह छुपी बैठी हो। बस तो फिर भी मुझे किसी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। मैंने अपना ध्यान उस काम पर लगाने की कोशिश की जिसके लिए नीमा गांव जा रहा था। वहां मुझे क्या कहना था, क्या तय करना था। मेरी प्यारी बहन की शादी का मामला था। सारी बात साफ तौर पर तय करके लौटना था। पिताजी को यह इत्मीनान दिलाना था कि उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजकर कोई गलती नहीं की थी। तभी किसी ने सीटी बजाई। मैंने उस दिशा का पता लगाने की कोशिश की जहां से आवाज आई थी। आखिर मैंने सोचा शायद वह कंडक्टर ही होगा। इतना उकताहट भरा सफर तय करने के लिए कुछ तो उसे भी करना ही था। सीटी की आवाज धीमी मगर स्पष्ट थी। फिर मैंने सोचा यह मेरे कानों का भ्रम भी हो सकता है। बस केवल हिचकोले नहीं खा रही थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे उसे बार बार उठाकर जमीन पर पटका जा रहा हो। वह जमीन से उठती और फिर टकराती। न जाने वह बस चल कैसे रही थी। उसकी देह में फंसी हुई टीन और लोहा हर टकराव पर आपस में लड़ रहे थे, चीख रहे थे, बस चलाने वाले को कोस रहे थे। इतना हास्यास्पद वाहन मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो चलना चाहता नहीं था फिर भी चल रहा था। मैंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि यह शोर उस स्तब्ध नीरवता में कहां तक पहुंच रहा होगा। कितने वन्य प्राणी इसकी आवाज से डरकर भागे होंगे जब यह किसी इंसानी बस्ती के पास से गुजरी होगी। न जाने कितने बच्चे नींद से चौंक कर रोए होंगे। और फिर अपनी इस कल्पना पर मुझे हंसी आ गई। फिर भी यह सवाल अपनी जगह कायम था कि बस चल कैसे रही है। क्या यह उसका अपना कमाल था या इसे चलाने वाले का? मैंने सर उठाकर ड्राइवर को देखने की कोशिश की। दरअसल मैं उसके कमाल पर दाद देना चाहता था। उससे पूछना चाहता था कि वह इस कोहरे से भरे घने अंधेरे में कैसे यह कमाल दिखा रहा है। कैसे कोई ऐसे बीहड़ में बगैर रोशनी के अपने रास्ते को लगातार पहचान सकता है? इस नामुमकिन को कोई कैसे मुमकिन बना सकता है? अगर मुमकिन होता तो मैं उससे यह भी पूछता कि क्या वह सचमुच सही रास्ते पर जा रहा है। मैंने गर्दन तान कर उस इंसान को देखने की बहुत कोशिश की। आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह जो भी था बस अपना काम कर रहा था। एक सवाल मेरे मन में उभरा, जिसे सोचकर मुझे खुद हंसी आ गई कि अगर मैंने वह सवाल किसी के सामने रखा तो यकीनन वह मेरा मजाक उड़ाता। और वह सवाल यह था, क्या इस बस का सचमुच कोई ड्राइवर था भी या नहीं? मैं यह सब सोच ही रहा था, तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर को किसी ने छुआ और मुझे ठंडक का एहसास हुआ। मैंने अपना पैर हटाना चाहा, लेकिन कुछ देर बाद फिर ऐसा लगा कि बाकायदा कोई मेरे पैर को छू रहा था। मैंने गौर किया, वह कोई हाथ था, कोई छोटा सा हाथ, जैसे किसी बच्चे का। वह हाथ मेरी पिंडली को पकड़ना चाहता था। मैंने झुककर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह बहुत फुर्ती से फिसलकर हट गया। मैंने अंधेरे में उस हाथ को टटोलने की बहुत कोशिश की, मगर वह पकड़ में नहीं आया।
मेरे दिमाग में एक विचार आया। शायद यह किसी बच्चे का हाथ था। शायद नहीं, बल्कि यकीनन यह किसी बच्चे का ही हाथ होगा। कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मैं सपना नहीं देख रहा था। मैं केवल जाग ही नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से चौकन्ना भी था। मगर मैं यही सोच रहा था कि यह कौन सा बच्चा है जो छुप छुप कर शरारत करने पर तुला हुआ है। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि किसी इंसान का बच्चा अंधेरे में इस बस के बर्फीले फर्श पर सांप की तरह कैसे रेंग सकता था, वह भी पकड़े जाने से पहले बेहद फुर्ती से फिसल कर निकल जाए। अचानक मेरे दिल में यह ख्याल आया कि जिसे मैं बच्चे का हाथ समझ रहा था वह कोई सांप तो नहीं था। मैं अपनी ही सोच पर हंस दिया। मैं यह सारी बातें सोच ही रहा था कि कंडक्टर ने किसी जगह का नाम पुकारा और उसके बाद बस एक जोर का झटका खाकर रुक गई। 2 आदमी अपनी सीट से उठे और मेरे करीब से गुजरे। मैंने अंदाजा लगाया कि उनमें से एक औरत थी और उसने अपनी गोद में कुछ उठा रखा था। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था। अंदाजा सही भी हो सकता था और गलत भी। मेरे करीब से गुजरते हुए मेरे कंधे से उसके शरीर का स्पर्श हुआ। यूं लगा जैसे बर्फ की सिल्ली मेरे जिस्म पर पड़ गई हो। मैंने सोचा, हो सकता है कि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ हो, या फिर शायद कोई और ही वजह हो। दोनों अंधेरे में ही बस से उतर गए। बदतमीज कंडक्टर ने उन्हें टॉर्च दिखाने की जरूरत तक नहीं समझी। वह जहां था वहीं बैठा रहा। बस आगे बढ़ने के लिए हिली ही थी कि मेरे पीछे की सीट से किसी ने आवाज दी, अरे मुसाफिर, ये हाथ तुम्हारा तो नहीं? अरे हां, मैं अपने बच्चे का हाथ तो लेना भूल ही गई, बस से उतरने वाली स्त्री ने जोर से कहा, और उसके साथ पुरुष ने जोर से चिल्लाकर उसे गाली दी। फिर मुझे बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। औरत ने उसे चुमकार कर चुप कराया। जैसे ही मैंने यह सारी बातें सुनी, कुछ पल के लिए मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। फिर मैंने खुद को संभाल लिया कि शायद ये कोई वहम हो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर क्या चल रहा था। एक बार फिर मेरे मन में विचार आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यहां कटे हुए हाथ की बातें तो ऐसे हो रही हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। मुझे अब महसूस हो रहा था कि मैं किसी गलत बस में बैठ गया हूं। शायद मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, लेकिन मैंने इस वक्त खामोश रहने में ही भलाई समझी। मेरे अंदर कई सवाल चल रहे थे। सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि अब शरीर पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने एक बार फिर घड़ी को देखा, मगर कुछ समझ में नहीं आया कि कितने बजे थे। यूं लग रहा था जैसे घंटे बीत चुके हों, और शायद घंटे बीत चुके थे, मगर सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मालूम नहीं बस किस रास्ते पर जा रही थी और उसकी मंजिल कहां थी। मैं कंडक्टर से पूछने के लिए उठा कि समय कितना हुआ होगा और नीमा गांव अभी कितना दूर था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, बस एक बार फिर उछली और मेरा सर उसकी छत से टकराया। मुझे लगा जैसे कोई कील मेरे सर में घुस गई हो। मेरे मुंह से एक दर्द भरी आह निकली और किसी की हंसी की आवाज आई। न जाने वह कौन था जिसे उस अंधेरे में भी मेरी हालत का पता चल गया था। मेरे मन में अपने आप ही एक ख्याल आया कि यह जो दबी दबी आवाज मैंने सुनी थी वह सचमुच किसी की हंसी ही थी। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं अंधेरे में सीटों के बीच से आगे की तरफ बढ़ा। कंडक्टर वहीं पर सोया हुआ था शायद। मेरा पैर रास्ते में किसी चीज पर पड़ा और एक स्पष्ट सी आवाज जोर से हुई। एक सनसनी मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। मैंने वहीं रुककर समझने की कोशिश की कि मेरा पैर आखिर किस चीज पर पड़ा था, क्योंकि मुझे साफ साफ महसूस हुआ था जैसे मेरा पैर किसी इंसानी अंग पर पड़ा हो। वह जो भी था, मुझे शिष्टाचार के तहत माफी तो मांगनी ही थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, भाई माफ करना। अचानक एक आवाज का शोर हुआ। वह आवाज ऐसी थी जैसे बहुत सारी हवा किसी बंद जगह से जरा सा रास्ता पाकर एकदम से निकल गई हो, मगर यह बड़ी अजीब बात थी कि उसमें किसी दर्द का आभास भी था। मेरे माफी मांगने का अंधेरे में कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वह अजीब सी आवाज भी दोबारा नहीं सुनाई दी। कोई जवाब न पाकर मैंने उस चीज को हाथ से छुआ और मेरे दिल दिमाग में एक और झटका लगा। जिस सीट की तरफ मुखातिब होकर मैंने माफी मांगी थी वह खाली थी। मैंने कुछ आगे बढ़कर आवाज दी, कंडक्टर साहब। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक एक करके सारी सीटों को टटोला। हर सीट खाली मिली। पीछे से आगे तक हर सीट खाली थी। ठंडे लोहे और रेक्सीन के अलावा मेरे हाथों में कोई चीज नहीं छुई। मैंने कई बार कंडक्टर को आवाज लगाई, मगर वो जाने कहां मरा हुआ था।
उसे पुकार पुकार कर मेरी आवाज फटने लगी। उस बर्फीली ठंड में अकेला होने का एहसास मेरे अंदर बहुत ज्यादा गहरा हो गया। मुझे अचानक लगने लगा कि इस सारी कायनात में मैं पूरी तरह से अकेला रह गया हूं। मैंने पूरी बस को बार बार खंगाला। घोर अंधेरे में जिस चीज पर भी मेरा हाथ पड़ा, मैंने उसे टटोल कर महसूस करने की कोशिश की। मैंने चीख चीख कर कंडक्टर को पुकारा। कंडक्टर और उन सारी सवारियों का वजूद न जाने किस हवा में घुल गया था। कहीं कोई नहीं था, जिंदगी का कोई आसार ही नहीं था। फिर मैं उस ओर बढ़ा जहां ड्राइवर को होना चाहिए था। वहां बढ़ते हुए मैं उसके करीब पहुंच गया, मगर मेरे मन में जो बहुत वक्त से चल रहा था वह सही साबित हुआ। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस अपने आप चल रही थी। उसे चलाने वाला कहीं कोई नहीं था। वह जमीन के ऊपर ऊपर उछल रही थी, गड्ढों में गोता लगा रही थी। वह न जाने कहां जा रही थी, न जाने इस बस की मंजिल कहां थी जिसका मुसाफिर सिर्फ मैं था। खून जमा देने वाला एक ख्याल मेरी रूह को झंझोड़ गया। क्या मैं कभी अंधेरे, कोहरे और रहस्यों से भरी इस काली दुनिया से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं? टीन, लोहे, पहिए, सीटें, खिड़कियां, सारी चीजें, सारे कलपुर्जे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन सारी आवाजों से मिलकर जो एक आवाज बन रही थी वह एक कराहती हुई चीख थी। मैंने सोचा कि इस बस ने इस दुनिया में आखिरी सफर कब किया होगा, कितने साल, कितने जमाने पहले। ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि आज वह जिस सफर पर थी वह मुझे अपने साथ ले जा रही थी। यह मेरी परिचित दुनिया का सफर बिल्कुल नहीं था। कई बार मेरे जी में आया कि बाहर छलांग लगा दूं और जितना मुमकिन हो सके इस बस से दूर चला जाऊं। न जाने कौन सी बलाएं थीं जो इसमें मेरी हमसफर थीं, लेकिन मेरे इरादे को इस झिझक ने रोक दिया कि क्या पता बाहर कोहरे भरे अंधेरे में क्या था। समझ में नहीं आया कि खतरा ज्यादा कहां था, बस के अंदर या बस के बाहर। अभी मैं इसी पशोपेश में था कि बस एक जोरदार चरमराहट के साथ रुक गई। उसके रुकते ही उसका इंजन भी खामोश हो गया। उस खामोशी में हजारों झींगरों की आवाजें थीं। फिर मुझे कहीं दूर गीदड़ों की आवाजें सुनाई दी और कुछ देर बाद चुप्पी फैल गई। बस से निकलने के बाद मैं आंखें फाड़ फाड़ कर समझने की कोशिश करने लगा कि मैं कहां आ गया हूं, मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पैरों के नीचे कंटीली घास से भरी उबड़ खाबड़ जमीन थी। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा। मेरे पांव में कांटे चुभ रहे थे और कहीं किसी आबादी का कोई आसार नहीं था। यहां तक कि मुझे एक नन्ही सी झोपड़ी तक नजर नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बस ने मुझे कहां लाकर छोड़ा है। मैं बस चुपचाप खड़ा चारों ओर देख रहा था। हार्ड कंपा देने वाली ठंड मेरे शरीर के खून को जमा दे रही थी। दूर दूर तक मुझे कहीं भी प्रकाश की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मेरे लिए आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली कहावत इस समय चरितार्थ साबित हो रही थी। मुझे कहीं भी कोई दिशा समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे किस दिशा की ओर जाना चाहिए। पता नहीं उस बस ने मुझे कहां लाकर छोड़ दिया था। अचानक फिर से गीदड़ की आवाजों का शोर मेरे कानों तक पहुंचने लगा। फिर से चारों तरफ झींगरों की आवाजें आने लगी। अचानक मैंने दूर से आता हुआ प्रकाश देखा जो मेरे ही पास आ रहा था। मैं उस प्रकाश को देखकर समझ गया कि यह प्रकाश लालटेन का है। घने अंधेरे में उस लालटेन का प्रकाश देखकर मेरे विचलित मन को थोड़ी सी शांति मिलती हुई प्रतीत हुई। यह सोचकर कि कोई तो आया और मैं अकेला नहीं हूं। लगभग थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक गांव की औरत हाथ में लालटेन लिए हुए मेरे नजदीक खड़ी हुई थी। उसने अपना पूरा चेहरा घूंघट से ढक रखा था। मेरे करीब आते ही उस औरत ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी। वह गांव की भाषा बोल रही थी। क्या बात है बाबूजी, इतनी ठंडी में इस सुनसान इलाके में आप क्या कर रहे हो? परदेसी मालूम होते हो। वह तो अच्छा हुआ कि मैं खेतों से वापस अपने घर पर जा रही थी और मेरी नजर आप पर पड़ गई। अभी कुछ देर पहले जब मैंने अपने चारों ओर देखा था तब मुझे वहां पर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया था। अचानक उस औरत के आ जाने से मैं भी बहुत ज्यादा हैरान था, मगर मैं इस वक्त इस कदर थका हुआ था कि मेरे बदन की हड्डी हड्डी दर्द कर रही थी। मुझे उस कंडक्टर की बात याद आ गई जिसने मुझसे बस में कहा था कि आप जिस व्यक्ति के साथ साइकिल पर यहां आए हो उस व्यक्ति का चेहरा ही नहीं था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं इस औरत का चेहरा होगा भी या नहीं। फिर मुझे अपनी ही सोच पर गुस्सा आने लगा। मुझे खामोश खड़ा देखकर उस औरत ने दोबारा मुझसे कहा, क्या सोच रहे हो बाबूजी? क्या गूंगे हो क्या? आवाज नहीं है मुंह में? क्या मुंह में दही जमाए बैठे हो?
इतनी रात में आप यहां इस सुनसान में क्या कर रहे हो? मुझे नीमा गांव जाना है। नीमा गांव तो यहां से 10 किलोमीटर दूर है बाबूजी। आपको किसी ने बताया नहीं? उस औरत ने भारी आवाज में मुझसे कहा। मगर मैंने तो बस नीमा गांव के लिए ही पकड़ी थी। लो जी, कर लो बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी भूतिया बस से यहां पर आए हो? उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। भूतिया बस से तुम्हारा क्या मतलब है? बाबूजी, इस वीराने में अक्सर मुसाफिर ऐसे ही मिला करते हैं। यहां पर तो कोई बस अड्डा है ही नहीं और आप कह रहे हो कि आप बस से यहां तक आए हो? दरअसल यहां आसपास भूत प्रेतों का बहुत ज्यादा शोर है बाबूजी। ज्यादातर तो भूतिया बस के लोग इसी जगह पर मरे हुए मिलते हैं जिस जगह पर आप खड़े हुए हो। पता नहीं आप कैसे बच गए, पता नहीं क्यों उन्होंने आपको कुछ नहीं किया। अगर आप चाहो तो आप तब तक मेरे घर पर चल सकते हो। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि गांव में इतनी रात को कोई भी औरत किसी अनजान आदमी को अपने घर चलने का निमंत्रण नहीं देती। मेरे अंदर से दो तरह की आवाजें आ रही थीं। एक तो कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी माजरा कुछ ऐसा ही हो, और दूसरी कह रही थी कि मुझे इस औरत के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा थका हुआ था। उस बस के सफर ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था और मेरा शरीर इस वक्त आराम मांग रहा था। का सोचने लगे बाबूजी, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। आप शक्ल से काफी थके हुए दिखाई देते हो। सुबह तक हमारे घर में आराम कर लेना, फिर सुबह हम किसी बच्चे के हाथों आपको नीमा गांव तक पहुंचा देंगे, वरना सुबह तक आप यहां सर्दी में ठंड से ठिठुर कर ही मर जाओगे। एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं उससे कहूं कि वह अपना घूंघट उठाकर मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मगर फिर मैं मन महसूस कर रह गया। मुझे लगा कहीं वह औरत मेरी बात का बुरा न मान जाए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि वह औरत मेरी मदद कर रही है और मैं मन ही मन में उसके बारे में क्या सोच रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर का करोगे बाबूजी? बस ऐसे ही पूछा था। वैसे मेरा नाम निर्मला है और सब गांव वाले मुझे निर्मला ही कहते हैं। आओ मेरे पीछे पीछे। इतना कहकर वो पीछे की तरफ मुड़कर चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने महसूस किया कि लालटेन का प्रकाश बस इतना ही था कि आगे का थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद वो औरत खेतों के अंदर बनी पगडंडियों की तरफ मुड़ गई। मेरे चलते चलते पैर जवाब दे चुके थे। मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आखिर मुझसे रहा न गया। तुम खेतों के अंदर कहां जा रही हो? बाबूजी, हमारा गांव बस इस खेत के पार ही है। आप तो बस मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर वो चुप हो गई और फिर से चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे फिर से चल पड़ा। झिंगरों की आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। रात के सन्नाटे में, घोर अंधेरे में और बेहद ठंडी तेज हवा में वो खेत बहुत ही ज्यादा दहशतनाक लग रहे थे। मैं उसके पीछे पीछे कितनी देर तक चलता रहा मुझे नहीं पता। न जाने कितना लंबा रास्ता था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड बढ़ती चली जा रही थी और ऊपर से हवाओं का शोर मेरे कानों में टकरा रहा था। रात के सन्नाटे में तेज हवा में बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते जो अंधेरे में आकृतियां बना रहे थे, उन्हें देखकर मेरे बदन में डर की सिरहानें बढ़ रही थीं। मैंने दोबारा उस औरत से पूछा जिसने अपना नाम निर्मला बताया था, और कितनी दूर चलना पड़ेगा? बस बाबूजी, ज्यादा दूर नहीं है। अब यही पास में ही मेरा घर है। चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि मैं खेत से बाहर निकल आया था। मैं अभी भी निर्मला के पीछे पीछे चल रहा था। अब मुझे दूर से कच्चे मकानों की हल्की हल्की आकृतियां दिखाई देने लगी थीं। मैं समझ गया कि शायद निर्मला का घर इन्हीं धुंधली आकृतियों में से एक होगा जो मुझे हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। बहुत दूर पैदल चलने के बाद निर्मला एक कच्चे मकान के दरवाजे पर रुक गई। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे वहां पर 6 या 7 टूटे फूटे मकान ही नजर आए जिनमें अंधेरा था। मगर निर्मला जिस मकान के दरवाजे पर रुकी थी वह दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर लालटेन का हल्का हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा था। मकान कच्चा था और बहुत पुराना बना हुआ मालूम होता था, मगर वह मुझे इस वक्त किसी महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा बदन इस वक्त आराम मांग रहा था। मेरे शरीर की एक एक हड्डी में दर्द हो रहा था और ऊपर से अब मुझे ठंड भी लग रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर निर्मला के पैर रुक गए और उसने पलटकर मेरी तरफ देखकर कहा, लो बाबूजी, आ गया, यही है हमारा घर। घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। वो बच्चा हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा था।
सच तो यह था कि वो रो कम, चिल्ला ज्यादा रहा था। मैंने सवालिया नजरों से निर्मला की तरफ देखा। अरे बाबूजी, हमारा ही बच्चा है। इसको रात में जगने की आदत है और दिन में सोने की। बहुत बुरी आदत है इसकी। मैं बहुत देर से घर में नहीं थी ना, इसलिए रोने लगा होगा। तुम अंदर आ जाओ। इतना कहकर निर्मला अपने घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई और मैं झिझकते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर जाकर मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक बच्चा रो रहा था, जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल की होगी, और ठीक उसके बगल में 1 7 या 8 साल का बच्चा बैठा हुआ था, जिसका रंग थोड़ा सा काला था। सामने एक बूढ़ी औरत जलते हुए चूल्हे में रोटियां बना रही थी। जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो यह कि चूल्हा जल भी रहा है या नहीं। मुश्किल से 1 या 2 लकड़ी चूल्हे में रखी हुई थीं, जो बहुत धीमी आंच में जल रही थीं। वह बूढ़ी औरत निर्मला से कहने लगी। उसकी आवाज में बहुत क्रोध था। अरे कहां मर गई थी तू? तेरा बच्चा बहुत देर से रो रहा है। तुझसे कितनी बार मना किया है कि जल्दी आ जाया कर। तेरा मर्द तेरा इंतजार करते करते बाहर ही सो गया। मुझे उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। इतनी सर्दी में बाहर सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, और ये बड़े आराम से बता रही थी कि तेरा मर्द बाहर सो गया। फिर मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है इसका पति पियक्कड़ होगा, जो शराब के नशे में बाहर सो गया होगा, क्योंकि शराबियों को सर्दी नहीं लगती। अब मैं उस मकान को गौर से देखने लगा। देखने पर ही मुझे आभास हो गया कि मकान के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, वह भी कच्चा। उस बूढ़ी औरत निर्मला और 2 बच्चों को मिलाकर सिर्फ इतनी जगह थी कि मैं एक तरफ बैठ सकूं। लेटना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अंदर ही अंदर मन महसूस कर रह गया। जो भी हो, अंदर आते ही थोड़ी सी सर्दी कम लगने लगी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैं इधर उधर बैठने की जगह तलाश करने लगा, मगर मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी मेरे कानों में निर्मला की आवाज टकराई, जो बूढ़ी औरत से बातें कर रही थी। अरे अम्मा, तूने देखा नहीं, मैं अपने साथ किसी को लाई हूं। निर्मला के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत जो रोटियां बनाने में मग्न थी, उसकी क्रोध भरी आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। अरे कलमुही, किसको साथ लेकर आई है तू? अरे अम्मा, पहले पूरी बात तो सुन। इन्हें नीमा गांव जाना है और ये उस भूतिया बस से सफर करके उस सुनसान जगह में खड़े हुए थे, जहां पर लोगों की लाशें अक्सर मिलती हैं। क्या बात कर रही है बहू? उस भूतिया बस में तो आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। ये तू क्या कह रही है? अरे अम्मा, एक नजर देखो तो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूं। निर्मला के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत मुझे गौर से देखने लगी। मुझे उसकी बस हल्की सी आकृति ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि लालटेन का प्रकाश बहुत धीमा था, जिससे सब कुछ साफ देख पाना नामुमकिन सा था। मैं लालटेन के धीमे प्रकाश में उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही मुझे समझ में आ गया कि मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। प्रकाश इतना धीमा था कि उस बूढ़ी औरत का चेहरा देख पाना नामुमकिन था। वह बूढ़ी औरत अब भी निर्मला पर चिल्ला रही थी और मैं यह सब देख रहा था। कुछ देर बाद वह बूढ़ी औरत फिर से चूल्हे पर रोटियां बनाने लग गई और निर्मला मेरी तरफ देखकर कहने लगी, बाबूजी, आप थक गए होंगे। आपके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए लेटने की व्यवस्था कर देती हूं। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि इतने छोटे से कमरे में यह लेटने की व्यवस्था कैसे कर पाएगी। तभी मैंने देखा कि निर्मला ने अपने 8 साल के बच्चे को एक तरफ बैठा लिया और जो उसका छोटा बच्चा रो रहा था उसे दूसरी तरफ बिठा दिया। फिर उसने एक गंदी सी चटाई निकालकर बिछाई और मेरी तरफ इशारा करके कहा, आओ बाबूजी, लेट जाओ। मैं उस गंदी गंदी चटाई की तरफ देखने लगा। तभी उसने मुझसे दोबारा कहा, हम गरीब लोग हैं बाबूजी, हमारे यहां अंग्रेजी गद्दे तो हैं नहीं। यही चटाई मिलेगी जो इतना तो कर ही सकती है कि आप अपने बदन को थोड़ा आराम दे सकें। इतना कहकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे उसकी बात में दम नजर आया तो मैं चटाई पर जाकर लेट गया और अपने बैग को तकिया बना लिया। जैसे ही मैं चटाई पर लेटा, मुझे तुरंत नींद आने लगी। मैं कब गहरी नींद में सो गया मुझे पता नहीं चला और मैं कितनी देर तक सोता रहा यह भी मुझे नहीं पता। गहरी नींद में मेरे कानों में फिर से उसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज टकराई। मैं अचानक उठकर बैठ गया। जब मेरी नजर उस बच्चे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह बच्चा अभी भी हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था।
मुझे उस समय उस बच्चे पर बहुत क्रोध आया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके गले में ऐसी क्या बात है जिससे उसकी आवाज इतनी तेज है और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। हल्के से प्रकाश में मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन निर्मला कहीं नजर नहीं आई। पर उसका 8 साल का बेटा, जिसका रंग काला था, उसी मुद्रा में बैठा हुआ मुझे देख रहा था। वह मुझे लगातार देख रहा था और पता नहीं क्यों उसका इस तरह देखना मुझे बहुत अजीब लगा। परंतु मैं कर भी क्या सकता था, मैं तो खुद इनके घर का कुछ देर के लिए मेहमान था। फिर अचानक मेरी नजर उस बूढ़ी औरत पर चली गई। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि वह अभी भी रोटियां ही बना रही थी। चूल्हा अभी भी हल्का हल्का जल रहा था, लेकिन मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी, तो मैं फिर से लेट गया। लेटते ही मुझे फिर कब गहरी नींद आ गई पता नहीं चला। न जाने कितनी देर तक मैं खर्राटे लेकर सोता रहा, लेकिन फिर से मेरे कानों में उसी बच्चे के हलक फाड़ने की आवाज सुनाई दी। मैं झुंझलाकर उठकर बैठ गया और इधर उधर दोबारा देखने लगा। इस बार भी निर्मला कहीं नजर नहीं आई और मेरे सामने का दृश्य वही था जो कुछ देर पहले देखा था। वह काला बच्चा मुझे लगातार देख रहा था और वह बूढ़ी औरत अभी भी रोटी बना रही थी। मुझे यह देखकर फिर से बहुत हैरानी हुई कि यह अब तक रोटियां क्यों नहीं बना पा रही थीं। अब मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और यह देखकर मुझे और भी ज्यादा क्रोध आया कि प्रकाश इतना धीमा था कि मुझे समय का पता ही नहीं चल रहा था। मैंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि मैं लगभग कितनी देर से सो रहा हूं। मेरे हिसाब से मुझे यहां सोते हुए 2 या 3 घंटे तो हो ही गए होंगे। सुबह होने वाली होगी, ये सोचकर मैंने फिर से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। वह अभी भी रोटियां बनाने में मग्न थी। मैं उठकर बैठ गया और उस बच्चे की तरफ देखने लगा जो मुझे अभी भी घूर रहा था। बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे कहा, तुम्हारी मां नजर नहीं आ रही बेटा? मगर उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने मेरी बात सुनी ही नहीं हो। मैंने उसे दोबारा कहा, तुम्हारी मां कहां है? मगर वह बच्चा इस बार भी मुझे घूरता ही रहा। यह देखकर मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। जी तो चाह रहा था कि एक जोरदार चांटा इसके गाल पर दे मारूं। कितना डीठ बच्चा है। मैं इससे पूछ रहा हूं और यह मुझे पागल समझ रहा है। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, जो अभी भी रोटियां बना रही थी और रोटियां बनाते बनाते ही बातें कर रही थी। उससे का पूछ तो, सहरी बाबू, वह बेचारा तो गूंगा और बहरा है। वह न तो सुन सकता है और न ही तुम्हारी बात का कोई उत्तर दे सकता है। मुझसे पूछो जो पूछना है। मैं फिर से उस औरत की तरफ गौर से देखने लगा, लेकिन इस बार भी उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैंने उससे निर्मला के बारे में पूछा तो कहीं वह बुरा न मान जाए। बहुत देर तक मैं ऐसे ही बुत बना खड़ा रहा। उस बूढ़ी औरत की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा भी झलक रहा था। अरे क्या बुत बने खड़े हो सहरी बाबू? क्या पूछना चाहते हो? जल्दी बोलो। मैंने बड़ी हिम्मत करके जवाब दिया। मुझे यहां सोते हुए कम से कम 2-3 घंटे तो हो गए होंगे। सुबह होने वाली होगी या शायद हो गई होगी। मैं आपकी बहू के बारे में पूछ रहा था। मुझे नीमा गांव जाना है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सुबह होते ही किसी बच्चे के हाथों तुम्हें नीमा गांव पहुंचा दूंगी। हां, उस कलमुही ने सही कहा था सहरी बाबू, लेकिन सुबह तो होने दो। अभी तो आधी रात का वक्त है। जब सुबह हो जाएगी तब हम तुम्हें पहुंचा देंगे। उसकी बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सोते हुए आराम से 2 या 3 घंटे हो चुके थे। मैं यह सब सोच ही रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज फिर सुनाई दी। लगता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया सहरी बाबू। चाहो तो दरवाजे के बाहर जाकर देख लो, अभी भी रात का ही समय है। लेकिन मुझे तो सोते हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। सोते में ऐसा ही लगता है सहरी बाबू, मगर ऐसा होता नहीं। उसकी बात सुनकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा मेरे बदन से टकराई और बाहर का नजारा वही था जो जब मैं इस घर में आया था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर से उसी चटाई पर जाकर बैठ गया। अब मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। मैं बैठे बैठे समय काटने की कोशिश करने लगा। काफी देर हो चुकी थी और मैंने मन ही मन अनुमान लगाया कि यहां बैठे बैठे अब कम से कम 2 घंटे तो हो चुके होंगे। फिर मेरी नजर उस बूढ़ी औरत पर गई जो अभी भी रोटियां बना रही थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि सुबह हो चुकी होगी। हो सकता है उस वक्त मैं कुछ ही देर सोया हूं और एहसास न हुआ हो, लेकिन अब मुझे जागते हुए भी कम से कम 2 या 3 घंटे हो चुके थे।
जैसे ही मैं खड़ा हुआ, उस बूढ़ी औरत की आवाज फिर से सुनाई दी, कहां जा रहे हो सहरी बाबू? सुबह हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं नीमा गांव का रास्ता खुद तलाश लूंगा, आप परेशान मत हो। अरे, तुम इतने परेशान क्यों हो सहरी बाबू? क्यों मरे जा रहे हो? उस बूढ़ी औरत ने तेज आवाज में कहा, पहले सुबह तो हो जाने दो, जब सुबह हो जाएगी तब हम तुम्हें पहुंचा देंगे, या फिर वो कल मुही आ जाएगी और तुम्हें पहुंचा देगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग फिर से चकरा गया और मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मैं अपना बैग उठा चुका था और उसकी बात सुनकर सोच ही रहा था कि तभी वह बूढ़ी औरत फिर बोली, अगर मेरी बात का यकीन नहीं आया तो दरवाजा खोलकर फिर से देख लो, अभी सुबह नहीं हुई। उसकी बात सुनकर तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला, लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि अभी भी रात ही थी। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा। मेरे सामने वही बूढ़ी औरत, हलक फाड़ता हुआ बच्चा और वह 8 साल का गूंगा बहरा बच्चा मौजूद थे। निर्मला अभी भी गायब थी। मैं सोच रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। इतनी देर में तो सुबह हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहां सुबह क्यों नहीं हो रही। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर की घनी अंधेरी रात को देखने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज फिर सुनाई दी, दरवाजा बंद करो सहरी बाबू, बच्चे को ठंडी लग जाएगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अब मुझे वहां अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। वहां का माहौल अब मुझे बेहद अजीब लगने लगा था। मुझे अंदर से एक अनजाना डर सा महसूस हो रहा था। काफी देर तक मैं अपनी जगह पर बैठा दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा, यह सोचते हुए कि काश निर्मला आ जाए ताकि मैं उससे कह सकूं कि मुझे उसी जगह पर छोड़ दे जहां से बस ने मुझे उतारा था। लेकिन पता नहीं निर्मला कहां गायब हो गई थी। तभी मुझे उस बच्चे की चीखने की आवाज दोबारा सुनाई दी, जो फिर से हलक फाड़कर चिल्लाने लगा था। मेरी नजर उस बच्चे पर गई जो 8 साल का था। वह वैसी ही मुद्रा में बैठा हुआ अब भी मुझे घूर रहा था। मैंने फिर उस बूढ़ी औरत को देखा जो अभी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। अचानक मेरे मन के अंदर से आवाज आई कि मैं लगता है कहीं गलत जगह फंस गया हूं। जब मैंने बारीकी से हालत का मुआयना किया तब मुझे अंदर से अचानक एक झटका सा लगा। ये लोग किसी भी तरह से सामान्य नहीं लग रहे थे। कुछ तो अजीब हो रहा था जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा था। मैं उठकर अचानक खड़ा हो गया और उस बूढ़ी औरत के करीब जाकर खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूं अम्मा जी, आपकी बहू पता नहीं कब तक आएगी। अब तो मुझे यहां पर काफी देर हो गई है। क्या बात कर रहे हो सहरी बाबू, सुबह तो होने दीजिए। उस बूढ़ी औरत की फिर से यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आव देखा ताव गुस्से से चिल्ला उठा। मैं काफी देर से उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे को झेल रहा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने चीख कर उस औरत से कहा, सुबह नहीं हुई, सुबह नहीं हुई। मुझे यहां पर कम से कम 6 या 7 घंटे हो चुके हैं। मैं जा रहा हूं। इतना कहकर मैंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही तेज और ठंडी हवा का थपेड़ा बारिश की बूंदों के साथ मेरे गाल पर पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर तूफान आया हुआ है। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज मुझे सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में भारीपन था। बाहर तूफान है सहरी बाबू, अगर बाहर जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी हो, अब मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना। मैंने इस बार उस बूढ़ी औरत की आवाज को अनसुना कर दिया और अपना बैग कंधे पर लटका लिया। मैं बाहर निकलने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैंने झुंझलाकर जब पीछे देखा तो मेरे सामने वही 8 साल का बच्चा खड़ा था जिसने बड़ी ताकत से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं हैरान रह गया उस बच्चे की ताकत देखकर। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 8 साल के बच्चे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि मैं चाहकर भी अपना हाथ उससे नहीं छुड़वा पा रहा था। मैंने इस बार अपना हाथ छुड़ाने में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। जैसे जैसे मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि उस बच्चे की पकड़ और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा अचंभे का विषय था। मैंने उस बच्चे से चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहां से अभी जाना है। मैं अब यहां पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता। लेकिन वह बच्चा खामोश खड़ा रहा और मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे लगातार घूरता रहा। मैंने इस बार दोबारा चीखकर उस बच्चे से कहा, मेरा हाथ छोड़ते हो कि नहीं? तभी मेरे कानों में उस बूढ़ी औरत की भारी आवाज सुनाई दी, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो सहरी बाबू। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि यह बेचारा तो गूंगा और बहरा है। इस बार उस बूढ़ी औरत की आवाज बहुत करीब से आई थी।
मैंने पीछे मुड़कर जब देखा तो पाया कि वह बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए मेरे ही पास आ रही थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरी दिल की धड़कनों की रफ्तार अचानक बढ़ती गई थी और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कुछ ही पल के बाद वह बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और घना अंधेरा था, लेकिन अब वहां बिजली कौंधने लगी थी। मुझे उस बूढ़ी औरत का चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक जोर से बिजली चमकी और मुझे उस बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दे गया। लेकिन जैसे ही मैंने उस एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत के चेहरे को देखा, मेरे जिस्म से मानो जान ही निकल गई। उस बूढ़ी औरत का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, बल्कि यूं कहा जाए कि उसके चेहरे से उसका मांस उसकी हड्डियों से लटक रहा था या फट रहा था तो कुछ गलत नहीं होगा। अचानक मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत तेज आवाज में हंसने लगी। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि वह तो कोई चुड़ैल या डायन थी। मैं स्तब्ध खड़ा हुआ, यह सब नजारा देख रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मैं यही सोच रहा था कि मैं कहां फंस गया। पता नहीं कि मैं यहां से जिंदा वापस जा भी पाऊंगा या नहीं। तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पैर पर कोई नोच रहा है। मेरी निगाह जब नीचे गई तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। वह वही छोटा बच्चा था जो हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था और इस वक्त मेरे पैर में बुरी तरह से नोच रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज मेरे कानों में फिर टकराई। तुम यहां से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते सहरी बाबू। बड़े सालों बाद यहां पर कोई आया है। अब तुम्हें यहां पर हमारे पास ही रहना होगा। और हां, यहां पर कभी सुबह नहीं होती। इतना कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगी। तभी एक बार फिर से बिजली चमकी और मुझे दोबारा उसका चेहरा दिखाई दे गया। फिर से डर से मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं तो इन भूत प्रेतों के बीच फंसकर रह गया हूं। मुझे आगे और पीछे दोनों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि जो भी हो, एक बार जान बचाने के प्रयास तो करना ही चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान का पूरा ध्यान लगाया। मैंने अपनी पूरी शक्ति उस बच्चे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। मैंने अपनी पूरी ताकत उस बच्चे से हाथ छुड़ाने में लगाई और मेरी कोशिश कामयाब हो गई। मैं दरवाजे से दूर एक तरफ गिर गया। सभी अचानक फिर से एक बार बिजली चमकी और मुझे उन तीनों के चेहरे चमकती हुई बिजली में साफ साफ दिखाई दे गए। मैंने देखा उस बूढ़ी औरत का चेहरा तो बहुत भयानक था, लेकिन अब साथ में उस बच्चे का चेहरा भी जला हुआ था। सबसे ज्यादा खतरनाक तो वह सबसे छोटा बच्चा लग रहा था जो हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बुरी तरह से भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं किस दिशा की ओर भाग रहा हूं। बस मैं भागा ही जा रहा था। मुझे कितनी देर भागते हुए हो गई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा था। अचानक मेरा जिस्म भागते हुए किसी और जिस्म से टकराया और मैं गिर गया। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। मेरी सांस हलक आ चुकी थी। तभी घने अंधेरे और तूफान के बीच मुझे निर्मला की आवाज सुनाई दी। कहां जा रहे हो बाबूजी? मैं थोड़ी देर के लिए क्या चली गई, तुम वहां से चले आए। मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं सुबह किसी बच्चे के हाथों तुम्हें नीमा गांव पहुंचा दूंगी। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था बाबूजी। निर्मला की आवाज सुनकर मेरा शरीर फिर से एक बार कांप कर रह गया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि यह भी कोई चुड़ैल या पिचाशनी होगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं फिर से दोबारा अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। निर्मला की आवाज अभी मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। रुक जाओ बाबूजी, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। कहां तक भागोगे? सुबह होने में अभी देर है। सुबह मैं तुम्हें नीमा गांव पहुंचा दूंगी। मगर मैं सिर्फ भागे ही जा रहा था और दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि पता नहीं सुबह कब होगी। आखिर यह सुबह क्यों नहीं होती? ना जाने कितनी देर भागने के बाद मुझे कुछ रोशनी नजर आई तो मैं उस तरफ भागा। उन पलों में उम्मीद की जो रोशनी मेरे अंदर चमकी, वह शायद कुछ इस तरह की थी जैसे रेगिस्तान में भटके किसी पथिक को अचानक नखलिस्तान नजर आ जाए। और उतनी ही गहरी थी मेरी निराशा जब मैंने अपने आप को एक श्मशान में पाया। न जाने कितनी चिताओं से निकलती हुई लपटें आकाश को छूना चाह रही थीं। अजीब तमाशा था, एक खेल था आशा और निराशा का। उम्मीद की अगली किरण तब चमकी जब मैंने वहां एक इंसान को देखा। शायद वह श्मशान में चिताओं की निगरानी करने वाला था। वह जो भी था,
लेकिन इंसान था। मैंने उसे आवाज दी। एक चिता में अंगारों को एक बांस से पलटते हुए उसने मेरी तरफ घूमकर देखा। बदहवासी की हालत में भागते हुए मैंने करीब पहुंचकर न जाने क्यों उसका हाथ थाम लिया, और एक गगनभेदी चीख, जो मुझे याद नहीं वह चीख उसकी थी या मेरी। उसका हाथ एक हड्डी की शक्ल में मेरे हाथ में था और वह खुद हवा में घुल चुका था। इसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। जब मुझे होश आया तो मेरे सर पर सूरज चमक रहा था और कई लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। पता चला कि नीमा गांव वहां से 15 किलोमीटर दूर था। उन्हीं लोगों ने मुझे वहां तक पहुंचाया। उन्हीं गांव वालों ने मुझे यह भी बताया कि कई साल पहले नीमा गांव से 15 मील दूर एक और गांव बसा करता था, जहां पर किसी जमाने में एक भयंकर बीमारी फैली थी। उस गांव के सारे लोग मर गए थे। वो इलाका आज भी उजड़ा हुआ वीरान पड़ा है, और तुम जिस बस में सफर करके आए हो वह बस भी उसी गांव में हाई वोल्टेज वाले बिजली के तारों के संपर्क में आ गई थी। सारे मुसाफिर जलकर राख हो गए थे। बस लोहे और टीन के जले हुए ढांचे में बदल गई थी। लेकिन ऐसा सफर जो उस रात को मैंने किया, मुझसे पहले उस तरह का अनुभव किसी और को नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों वह मेरे ही साथ हुआ था। और जहां तक नीमा गांव जाने वाली आखिरी बस का सवाल था, वह तो मेरे पहुंचने से पहले ही निकल चुकी थी। मैं जिनके घर जाने वाला था वह लोग मुझे वहां खुद लेने आए थे, लेकिन मुझे वहां मौजूद ना पाकर निराश होकर लौट गए थे। उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, तुम पहले व्यक्ति हो जो उस भूतिया बस से और शापित भूतिया गांव से जिंदा वापस बचकर आ गए, वरना अक्सर लोग वहां पर लापता हो जाते हैं और ना जाने कितने लापता हो चुके हैं जिनका कोई सुराग ही नहीं मिला। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।